हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लास्ट पार्ट ऑफ चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले के 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, लिंक्स मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इधर आपको आई बटन में भी लिंक देखने को मिल रहा होगा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी वो 4 पार्ट देखे हुए हैं या फिर आप लोग आज ये बोर्ड पे लिखे हुए टॉपिक्स को समझना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। ऑलराइट गाइस यार, तो अब आज हम समझेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन एंड सम टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो अगर आप लोगों को इसमें से कोई एक पर्टिकुलर पार्ट देखना है तो इधर मैं टाइमलाइन लगा दूंगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप स्किप कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने आपको जब केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का यूज हम तब करते हैं जब एक हमारा सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर से काम नहीं चल पाता है। मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनका एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, तो उस केस में हम लोग मदद लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की मदद लेते हैं। अब जैसे कि अगर आपको एग्जांपल याद हो तो ओजोन, O3 मॉलिक्यूल, तो ओजोन पे तो फिलहाल हम नहीं जाते, हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। और बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आप सब लोग जानते हैं जो कि है हमारा बेंजीन। एक मैं यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, आप बॉन्ड की पोजीशन ऐसे रख सकते हैं या फिर इसी का मैं दूसरा अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये डबल हेडेड एरो ये शो करता है कि मतलब एक ही चीज है, कुछ फर्क नहीं है। ओके, यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं, मैंने यहां लगाया बॉन्ड, अब मैं इधर लगा देता हूं तो ये ऐसे भी मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि भाई दोनों स्ट्रक्चर जो मैंने बेंजीन के लिए बनाए दोनों ही सही हैं, गलत कोई सा नहीं है इसमें से। बट एक्चुअली क्या होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स का एक ही स्ट्रक्चर, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ही होता है। तो जब कभी भी एक सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमारा काम नहीं चलता है तो हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उन्हीं मल्टीपल स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी पूछे तो आप बता सकते हो, व्हेन अ मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन लुईस डॉट स्ट्रक्चर दो स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब हुआ क्या, यहाँ तक तो चलो बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, अभी बात वही है जैसे कि अगर हम इसको नंबर कहते हैं, ये बोलते हैं नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, तो पहला हम बॉन्ड देखेंगे डबल बॉन्ड नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में। यहाँ पे क्या आ जाएगा कि नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, पहला डबल बॉन्ड आ रहा है नंबर 3 है नंबर 4 के बीच। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यार ये तो देखने में बहुत सिंपल सा लग रहा है। एक और हम हाँ, तो हुआ क्या कि यार जब और ज्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ, जब फाइनली बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी किया गया तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझ में आई। वहां पे क्या समझ में आया कि यार देखो, हमें पता है कि भाई डबल बॉन्ड की लेंथ छोटी होती है एज कंपेयर टू अ सिंगल बॉन्ड। अब बेंजीन की केस में डबल बॉन्ड भी आ रहा है, सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है, लेकिन जब एक्चुअल स्ट्रक्चर्स की हमने बॉन्ड लेंथ मेजर की तो पता चला कि सारे बॉन्ड बराबर साइज के हैं। तो वो बहुत सरप्राइजिंग हो गया। और वो कौन से थे, वो इंटरमीडिएट साइज के थे, मतलब ना ही तो वो सिंगल बॉन्ड के बराबर थे, उतने बड़े थे, और ना ही उतने छोटे थे कि डबल बॉन्ड की कैटेगरी में आते थे, तो सिंगल और डबल के बीच में थे। तो फिर लोग कंफ्यूज हो गए, ये कैसे हो गया। मतलब हमें पता है कि भाई 3 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अब जो फाइनल स्ट्रक्चर देखा वहाँ सारे बॉन्ड बराबर थे। तो फिलहाल फाइनली ये बोला गया कि इन सबको मिला के एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है बेंजीन, जो कि कुछ इस तरह से है। हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। अभी जो आपने देखा होगा ना, सर्कल बना देते हैं ऐसे डॉट 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 करके, चाहे तो सर्कल बना दो ऐसे डॉट 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 बना दो, एक ही बात। तो दिस इज लाइक फाइनल, मतलब फाइनल हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आप बोल सकते हो इसको यहाँ पे। तो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं, वो हम समझ लेते हैं। इससे ज्यादा आपको ना ही कुछ याद रखने की जरूरत है, ना ही टेंशन लेने की जरूरत है। सिंपल सी बात है, एक स्ट्रक्चर से काम नहीं चल रहा है, एक सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो जितने भी बन रहे हैं हम वो बना रहे हैं और फाइनली उनका एक हाइब्रिड बना ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने पता चल गया कि जब ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, बट एक्चुअली इन दोनों बॉन्ड्स की लेंथ बराबर आ रही है। मतलब इन डबल बॉन्ड्स की पोजीशन फिक्स नहीं है बेंजीन के अंदर, और इसलिए ये क्या होता है, एक दूसरे इंटरचेंज होते रहते हैं। ये कभी भी इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, तो कंटिन्यूसली इंटरचेंज होता रहता है इसमें, और ये इसलिए हमारा फाइनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल। आप बुक से पढ़ोगे तो और समझ जाओगे। यहाँ पे फिलहाल हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं कि अगर हमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात क्या लिखूं मैं, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, पॉइंट्स टू रिमेंबर लिख लो शायद,
ठीक है, मैं बस ऐसे ही तुम लोगों के लिए समझा दे रहा हूँ कि जब भी कभी हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताते हैं हम, तो हमें क्या लिखना है, पहली बात कि पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई शुड बी फिक्स। यानी इसे मैं लिखवा रहा हूँ, इनको भी तुम लोगों को सिर्फ समझ ही लेना, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई पूछेगा नहीं। तो फिर भी क्योंकि बुक में है तो मैं बता रहा हूँ। तो जब भी कभी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं एक से ज़्यादा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो न्यूक्लियस की पोजीशन है वो फिक्स होनी चाहिए जितने मल्टीपल न्यूक्लियस है। सेकेंड थिंग इज दैट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम। मतलब ये जो दो रूल हैं ये हमें मतलब बेसिकली ध्यान रखने हैं अगर हमें कोई कोई रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर बनाने। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं यार, एग्जांपल थोड़ा सा एक नाइट्रो ग्रुप का एग्जांपल ले लेते हैं जो CH3 ग्रुप से अटैच्ड है। थोड़ी देर के लिए समझ लो, देखो CH3NO2। तो NO2 में देखो क्या होगा यार, नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा होगा और एक ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। अब देखो हुआ कि यार ऑक्सीजन के पास हमें पता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसके बाहर आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। दो ने क्या किया, ये शेयरिंग वाले बॉन्ड बना लिए, तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 लोन पेयर। बट इन दिस केस क्या हुआ कि इसने डायरेक्टली अपना जो एक नाइट्रोजन में लोन पेयर था वो डायरेक्ट ऑक्सीजन को दे दिया, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ, 2 मतलब अपने 3 लोन पेयर एज इट इज बचे और एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये एक हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इसी को कभी क्या हो सकता है, मतलब उल्टा भी हो सकता है कि भाई ये जो है लोन पेयर, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है इधर आ जाएगा और ये इस तरह से बन जाएंगे। और ये भाई CH3 है, क्या कर रहा हूँ मैं, CH2 लिख दिया मैंने। तो दूसरा स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है इसका, CH3 एंड फिर से वही प्लस का चार्ज, और ये वाला ऑक्सीजन इस टाइम पे ऐसा, इस पर एक नेगेटिव चार्ज और ये वाला ऑक्सीजन। तो बेसिकली अगर आप दोनों में देखोगे तो हमने वही रूल फॉलो किया है कि भाई नंबर जो हमारे पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई है, मतलब जो न्यूक्लियस के पोजीशन है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, वो सब एक जगह पे है, उनको हमने मूव नहीं किया है। प्लस नंबर ऑफ, अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करो, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 और 6 इधर है, टोटल 10 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इधर भी अगर आप देखोगे तो सेम वही पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये 2 तरीके से आपको जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखने हैं, लेकिन फिर से बता रहा हूँ कोई नहीं पूछेगा तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, मैं इसको यहाँ पे मिटाता हूँ। अब मैं आपको आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि कभी आपको एग्जाम में आ जाए कि 2-3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे हो और उनकी स्टेबिलिटी पूछी होगी, कौन सा मॉलिक्यूल को ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए आप एक बात समझ लो कि भाई जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर जस्ट हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स व्हिच इंडिविजुअली डू नॉट रिप्रेजेंट एनी मॉलिक्यूल। मतलब कहने का ये हुआ कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेटिकल है, अकेले वो एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसी की ले लेता हूं, जैसे ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो मैं इसको सिर्फ एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ही बोलूंगा क्योंकि सिर्फ ये अकेला एक बेंजीन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मुझे पता है क्योंकि ये बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है। सिमिलरली इसको भी आप समझ सकते हो कि ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अदरवाइज मतलब बाद में जो लोग देखेंगे तो दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर मिलेगी, तो फिर वो क्या करेंगे, इसको एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे इसका ओवरऑल, जैसे CH3 एंड और ये ऑक्सीजन और यहाँ पे जो है ना ऐसे करके बना देंगे नेगेटिव चार्ज को। तो इंडिविजुअली मतलब ये मॉलिक्यूल्स कुछ भी एक मतलब इंडिविजुअली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करते, दे आर जस्ट हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। तो हाइपोथेटिकल है तो इसलिए रेजोनेंस से इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसको मिटाता हूँ और फिर तुम्हें थोड़ी बहुत वो बताता हूँ रूल्स कि हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर स्टेबिलिटी की बात करनी है तो हमें कौन कौन सी चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट यार, चलो अब एक काम करते हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CH3COO- और वहां पे हमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट भी शो करना है। तो पहले एनसीईआरटी को निपटा देते हैं। जब क्वेश्चन आई गया बीच में तो देखो हमें क्या करना है, ये जो CH3COO-, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे लगा लो, ये है, ठीक है, इसका हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो फिलहाल अगर चाहो तो उसमें वो दिखा सकते हो कि भाई इधर हमारे पास में पता है कि 2 लोन पेयर होंगे और यहाँ पे 3 लोन पेयर होंगे। ओके, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा कौन सा होगा, दूसरा ये होगा CH3C और यहाँ पे ये वाला एक सिंगल बॉन्ड या फिर जो ये वाला बॉन्ड अपना ऐसे आ जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और सब ऐसे ही रहेगा।
6 इधर रहेंगे। और अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट भी शो करना है हमें। चलो सर, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो करते थे तो थोड़ी देख लीजिए, जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, वो किधर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा। जब इधर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो उस कार्बन को परेशानी हो जाएगी, क्योंकि कार्बन एक टाइम पे 4 बॉन्ड बना सकता है। तो बेसिकली ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा। तो वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो फिलहाल मैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। आपको पता है, मतलब ओहो सॉरी, इधर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, ये एक्चुअली सिंगल बॉन्ड ही है, मैंने गलती से बोला। तो ये ही उनको दिखाना था बस, कि उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के साथ में हमें स्ट्रक्चर दिखाने हैं, तो हमने ये दिखा दिया। इसको फिर से समझ लो, अगर किसी को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को समझने में दिक्कत हो रही है तो देखो ये मॉलिक्यूल बना कैसे। इनिशियली ये मॉलिक्यूल ऐसा था CH3, यहाँ पे ये OH हुआ करता था, ठीक है। तो अगर हम OH की बात करेंगे तो देखो यहाँ तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, आपको पता है 2 लोन पेयर, इधर भी देखो ऐसे 2 लोन पेयर होंगे। बट ये क्या कर रहा है, इसने ये वाले को भी अपने पास में ले लिया बेसिकली। तो ये पे जो हाइड्रोजन है वो H+ के फॉर्म में निकल गया, और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, ठीक है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे वही हमने ऐसे दिखा दिया। और क्योंकि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए थे इसलिए हमने यहाँ पे एक चार्ज लगा दिया। तो बेसिकली ये इसकी पोजीशन है जो हमने मॉलिक्यूल यहाँ बना के दिखाया है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, मैंने गलती से बोल दिया था। तो ये आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो। तो इसी का दिखाया कि भाई जब ये जो है, जो अपने पास में जो एक्स्ट्रा पेयर था या फिर जो नेगेटिव चार्ज था वो इधर आएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये वाला जो लोन पेयर है वो यूटिलाइज होकर बॉन्ड बना लेगा, और फिलहाल वहाँ पे इस तरह से जो है नेगेटिव चार्ज हमारा इधर आ जाएगा। तो ये NCERT का क्वेश्चन था, सॉल्व क्वेश्चन है, तो कुछ ना टेंशन लेने की बात है नहीं। इसको भी मिटाते हैं। और अब थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी दे रखा है NCERT में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो यार, हम लोग ये समझेंगे कि भाई अगर एक मॉलिक्यूल के काफ़ी सारे लुईस, मतलब काफ़ी सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, तो उनमें से स्टेबल कौन सा ज़्यादा होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। पहला पॉइंट आपको देखो क्या याद रखना है, आपको ये समझना है कि भाई रेजोनेंट जो भी, मतलब काफ़ी सारे मान लो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं एक मॉलिक्यूल के, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल वो होगा जिसमें सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड हो, सारे एटम्स के ऑक्टेट फिल हो। मीन्स मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर should have all covalent bonds and atoms with complete octet. ऑक्टेट अगर हाइड्रोजन है तो डुप्लेट, ठीक, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं उसमें। तो बेसिकली सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर हमारा वो होगा जहाँ पे सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड हो और जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हो वो सबका सब क्या हो रहा हो, वो सारे के सारे के ऑक्टेट्स फील्ड हो, मतलब कंप्लीट ऑक्टेट हो, जो आउटरमोस्ट शेल हो वो कंप्लीट हो। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली यहाँ पे ये समझो कि भाई हम चाहते हैं कि कोई भी चार्ज नहीं आए हमारे, सबसे ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल हम उसको मानेंगे, मतलब उस स्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा स्टेबल मानेंगे रेजोनेंस के, जहाँ पे कोई चार्ज नहीं आए। तो उन्होंने वो इनडायरेक्टली ये बात बोली है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें भी पता है कि भाई जहाँ पे भी चार्ज आ जाता है मॉलिक्यूल में वहाँ पे मतलब दिक्कत ही होती है चार्ज से, ठीक। मॉलिक्यूल नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई भी तरह का चार्ज आए, तो वही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला है कि यार कि मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, बट इनडायरेक्टली बोल दिया कि सारी की सारी कोवलेंट बॉन्ड हो और ऑक्टेट कंप्लीट हो। जब कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो वो चार्ज का मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनेंगे और ऑक्टेट कंप्लीट मतलब किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब लोग ऑल हैप्पी। तो इसलिए ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर वही माना जाएगा जहाँ पे ये 2 क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हो। अगर कहीं पे ये नहीं हो पाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मतलब तो आपको ये देखना चाहिए कि जो चार्ज सेपरेशन है वो कम से कम हो। मतलब क्या है कि पहले तो चार्ज नहीं आना चाहिए, वो चार्ज आ रहा है तो उसका सेपरेशन कम से कम होने का मतलब है कि इफ देयर आर एनी चार्जेस then negative charge should be on electronegative atom, electronegative
negative atom and positive charge should be on electropositive atom। मतलब यार ये कहना है, पहले तो चाहते हैं कि भाई कोई चार्ज ना आए मॉलिक्यूल पे, और अगर कोई चार्ज आ भी रहा है तो हम चाहते हैं उसका सेपरेशन कम से कम हो, कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रहे। आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो वो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से हैंडल कर सकता है, या फिर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे रहे। तो ये कहने का ठीक है, तो यही बस इसका मतलब है। अब हम एनसीईआरटी का फिर से एक क्वेश्चन उठाएंगे जहां पर उन्होंने 3 स्ट्रक्चर दे रखे हैं एक मॉलिक्यूल के, और पूछा है कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो मैं बुक उठाता हूं जरा। यार ये देखो एक मॉलिक्यूल दे रखा है CH2, मतलब ये दे रखा है, पहले बोला है कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ और फिर बताओ इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो हम भाई इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ। देखो पहला स्ट्रक्चर तो ये ऐसे ही एज इट इज ही बन सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH मैंने यहाँ लगा दिया, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। ठीक, ये मेरा पहला स्ट्रक्चर है। ओके, अब देखो दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है। दूसरा यार हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन आपको पता ही है ये कभी भी क्या कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये चाहता है कि इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को मैं हथिया लूँ और मेरे ऊपर एक माइनस का चार्ज आ जाए। यहाँ पे अगर चाहो तो आप वो भी दिखा सकते हो कि भाई अभी यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। तो फिर ये कैसे बनेगा यार, ये देखो। अच्छा हाँ, इसके बाद क्या होगा, जब ये ऐसा होगा तो फिर यहाँ पे दिक्कत होगी, ये वाले कार्बन के बाद अब 3 बॉन्ड रह जाएंगे, तो ये परेशान होगा। तो ये क्या करेगा, ये इसको इधर पहुँचा देगा। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपका, CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C बॉन्ड O माइनस, और अब इसके ऊपर कितने 3 लोन पेयर आ जाएंगे। ओके, और H एज इट इज रहेगा। अब इसके पास में एक प्लस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब इसको दिक्कत हो गई, ये वाले कार्बन को CH2 ही रहेगा ये। ठीक है, तो अब ये 3 बॉन्ड बना रहा है और इसका एक बॉन्ड चला गया पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन के साथ में, तो उसमें प्लस का चार्ज आ गया। तो ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर बना इसका रेजोनेंस का। अब इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा इसका थर्ड वाला। तो थर्ड वाले पे क्या होगा, अब यार जस्ट इसका मैं उल्टा कर रहा हूं। बेसिकली क्या है कि चार्जेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम कभी इसको उल्टा भी कर सकते थे ना। उल्टा इन द सेंस कैसे कर सकते थे कि यार ये CH2 का जो है इधर ले आते, तो फिर क्या होता है कि डबल बॉन्ड इधर आ जाता। बेसिकली देखो कैसे, ये ऐसा हो जाता, CH2 पे आ जाता एक माइनस का चार्ज। अब ये CH2 एज इट इज रहता, और सॉरी ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहता, और ये कैसे रहता कार्बन, वेट क्या किया मैंने, नहीं ये ऐसे ही रहता, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता, और जिस कार्बन के साथ में क्या था ऑक्सीजन, वो कैसे आ जाता, उस पर प्लस का चार्ज आ जाता, और ये H एज इट इज रहता। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो क्या पोजीशन होती, ये वाली। तो बेसिकली जो मतलब ये पोजीशन दी ना, चार्ज को एक्सचेंज कर दिया, इधर से इधर पहुंचा दिया चार्ज को। ये कहने का मतलब है, तुम बोलोगे कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर करो तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर हो जाएंगे, 2 इस पे रहेंगे और उस पे आ जाएंगे। तो बेसिकली ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं। पहले मैंने बहुत दिमाग लगाया, मेरे को ये तीसरा स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे बनेगा। मैं अपनी एनसीईआरटी भी देख रहा था ना, तो ऐसे गोला करके रखा था मैंने उस पर, तब 12th में समझ में नहीं आया था, 11th-12th में ये कैसे बना था। तो फिलहाल अभी समझ में आया कि यार देखो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने कि जब ये डबल बॉन्ड इधर जा सकता है तो थोड़ी देर की अगर मानो, क्योंकि ये सब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स है तो इसमें कोई मतलब तुम उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो बेसिकली तुमने दिखा दिया कि यार कभी मान लो ये बॉन्ड इधर आ गया तो इधर आ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और फिर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करके कार्बन के ऊपर आ जाएंगे, जो कि ये हो जाएगा। तो बेसिकली अब इन तीनों केसेस में हमें स्टेबिलिटी बतानी है। तो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, वो है हमारा नंबर 1, राइट। क्यों, क्योंकि नंबर 1 पे अकॉर्डिंग है ना ही तो देखो हमारे पास में कोई चार्ज है, सारे एटम्स के ऑक्टेट भी कंप्लीट है। जैसे हाइड्रोजन है तो उसका डुप्लेट कंप्लीट है, बाकी सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट है, और कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल जो है हमारा इसमें वो क्या है, नंबर 1 है। फिर सेकंड पोजीशन पे नंबर 2 की स्टेबिलिटी है। क्यों, क्योंकि देखो यार यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, अब चार्ज आ गया। तो अगर चार्ज आ गया तो हमने क्या बोला था कि भाई हमारा नेगेटिव चार्ज आना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमारा ऑक्सीजन यार एक तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन।
तो इसलिए उस पर माइनस का चार्ज चलेगा और कार्बन पे प्लस का चार्ज चलेगा। और सबसे लीस्ट स्टेबल ये वाला होगा क्योंकि ऑक्सीजन को हमने प्लस का चार्ज दे दिया, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है यार एक तरह से, क्योंकि ऑक्सीजन खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको आप प्लस का चार्ज दे रहे हो तो खत्म बात। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, सेकंड वाला उससे कम और थर्ड वाला सबसे ही बेकार, मतलब स्टेबिलिटी होगी नहीं, सिर्फ नाम के लिए हमने बना के दिखा दिया है। ओके गाइस, तो ये मतलब इस बारे में मैं बहुत परेशान होता था कि होता है। अब मैं ऊपर का मिटाता हूँ, एक और क्वेश्चन है वो और देख लो, फिर रेजोनेंसिंग जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बस एक थोड़ा सा और देख लो। तो मैं रूल मिटा रहा हूँ, रूल तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। और रूल भी मतलब यार ये नोट्स बनाओ तो शॉर्ट में करके लिख लेना, इतना ज्यादा कुछ वो नहीं है कि कोई तुमसे ऐसे पूछेगा, मतलब डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो तुम उसके पर्पज से आप याद रख सकते हो। जैसे कभी यही आ जाए है ना, यहाँ पे स्टेबिलिटी पूछ लेगी कौन सा स्टेबल है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ऐसे करके, या फिर कोई भी नहीं, या कुछ और एक वियर्ड सा ऑप्शन दे दे। ठीक है, तो मैं ये भी मिटाता हूँ। एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का इसके बाद में, तो उसको और देखते हैं और फिर फाइनली हम जो है इसको खत्म करते हैं। ओके यार, ये पता नहीं क्या होता है कि जब भी कभी रेनी सीजन होता है ना, तो ये बोर्ड की बैंड बच जाती है। आप देख रहे हो ना, कलरफुल हो गया है बोर्ड। हाँ, कोई नहीं, वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो यार देखो, ये एनसीईआरटी से मैं बना देता हूँ। दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, CH3 COO CH3, पहला स्ट्रक्चर ये है। और दूसरा कौन सा है, दूसरा भी ऐसा ही है, CH3 COO CH3। ओके, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि भाई यहाँ पे माइनस का चार्ज आ रहा है, और एज यूजुअल इस पे कितने हैं अपने 3 लोन पेयर हैं। और यहाँ पे तो दिख ही रहा है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 लोन पेयर एज इट इज़ पहले से ही हमें पता चल रहे हैं। इस कार्बन पे प्लस का चार्ज आ गया है। और अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया है, और एक यहाँ पे प्लस का चार्ज आ गया है, और ये आ गया ऐसे, और यहाँ पे जो पहले की पोजीशन थी वो वही है। तो इनका क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन व्हाई द स्ट्रक्चर्स 1 and 2 कैन नॉट बी द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ CH3CO CH3। तो बोल रहे हैं कि भाई CH3CO CH3 का स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो ये दोनों जो हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं, यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये दोनों मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है। ऐसा क्यों है? तो फिर से आपको वही हमने रूल बताया था कि भाई सबसे अच्छा कंट्रीब्यूटर या सबसे अच्छा स्टेबल स्ट्रक्चर रेजोनेंस का तब माना जाएगा जब सारे कोवेलेंट बॉन्ड हो, मतलब इनडायरेक्टली कोई चार्ज ना आए। जबकि आप दोनों पे देख रहे हो कि चार्ज आ रहा है, तो पहली चीज तो ये गलत हो गई। भाई हम चाहते हैं कि देयर शुड नॉट बी एनी चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, तो नहीं हो, तो पहली चीज तो हमारी वो गलत हो गई कि भाई यहाँ पे चार्जेस आ रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात फिर हमने पढ़ा था कि अगर चार्जेस आ भी रहे हैं तो उनका सेपरेशन कम होना चाहिए, मतलब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज किस पे आना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे आना चाहिए। तो ये मॉलिक्यूल तो अपना यहीं पे बात खत्म हो जाती है, क्योंकि हम ऑक्सीजन पे यार यहाँ पे प्लस का चार्ज लगा रहे हैं, जो कि फिर से उस चीज को गलत साबित कर देता है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ की बात करें तो इधर क्या हो रहा है कि यार इधर ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, किसका, कार्बन का। क्योंकि देखो कार्बन सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना रहा है, और चौथा मतलब जो उसका एक इलेक्ट्रॉन बचा भी, वो भी यहाँ से हटा के इन्होंने इसको दे दिया समहाउ। तो ये यहाँ पे तो कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो बेसिकली आप उसमें लिख सकते हो कि देयर शुड नॉट बी एनी चार्ज सेपरेशन। और यहाँ पे मैं दिख रहा है कि जो चार्ज क्या है कि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। और दूसरा क्या होगा कि भाई हमने पहले ही हम मान के चल रहे हैं कि सारे कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में था, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म है यार, रेजोनेंस एनर्जी का एक टर्म है। तो रेजोनेंस एनर्जी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, बुक से आप डेफिनेशन दोबारा भी लिख सकते हो देख के, कि रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द लीस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर। मतलब जैसे कि अपने बेंजीन का ये स्ट्रक्चर याद करो जो हमने बनाए थे 2-3, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा हुआ, बेंजीन, और अंदर डॉट 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 वाला, क्योंकि एक्चुअल पता चला कि वही है। तो उसके स्ट्रक्चर की जितनी एनर्जी है उसमें से हम माइनस करेंगे लीस्ट स्ट्रक्चर, मतलब जो सबसे लीस्ट एनर्जी वाला स्ट्रक्चर जो है। बेसिकली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं तुम्हें, लेकिन फिर भी रेजोनेंस अगर एनर्जी की बात आती है तो द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर माइनस द लीस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर ऑफ दैट सेम मॉलिक्यूल, तो वो है हमारा रेजोनेंस एनर्जी। और जितने इसको इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है यार कि यहाँ पे 2 कंक्लूजन है इनडायरेक्ट।
वो उससे ये पता चलता है कि भाई जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर होंगे आपके मॉलिक्यूल के उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितने ज़्यादा सिमिलर एनर्जी वाले स्ट्रक्चर होंगे वो मॉलिक्यूल उतना ही और अच्छा स्टेबल मतलब स्टेबिलिटी शो करेगा। तो पहले तो अगर ज़्यादा स्ट्रक्चर बन रहा है किसी मॉलिक्यूल के तो वो स्टेबल है, और उसके अलावा अगर उन मॉलिक्यूल्स जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उनकी एनर्जी आपस में डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी, तो और ज़्यादा अच्छा है। तो कोई भी मतलब आपसे मुझे लगता नहीं कि इस तरह का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको ऐसा ना लगे कि मैंने एकदम से ये छोड़ दिया, बिल्कुल हवा में गायब कर दिया। तो वहां से आप देख के समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और राइट गाइज, तो अब हम देखो किस पे आते हैं, अब हम आते हैं अपने नए टर्म। तो हमारा बेसिकली क्या हो जाता है, इसके साथ में रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, हम आएंगे रेजोनेंस इफेक्ट पे। ऑल राइट गाइज, तो यार देखो अब हम आते हैं रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो रेजोनेंस इफेक्ट की मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी है, लेकिन डेफिनेशन को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, डेफिनेशन को पढ़ने से पहले कुछ समझेंगे ताकि ये डेफिनेशन हमें पढ़ने में एकदम अजीब सी ना लगे, ठीक है। चलो, तो रेजोनेंस इफेक्ट को अभी तक हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़े थे कि भाई मल्टीपल स्ट्रक्चर बन रहे थे एक ही मॉलिक्यूल के, या फिर एक मॉलिक्यूल कितने अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसे भी समझ सकते हो आप सिंपली। अब हम समझेंगे कि रेजोनेंस से और क्या हो सकता है, कि अगर रेजोनेट, तो इसके लिए मतलब रेजोनेंस इफेक्ट समझने के लिए आप लोगों को एक चीज समझने की बहुत जरूरत है, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है पहले हम वो समझेंगे, फिर रेजोनेंस हमें धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, आपकी बुक में भी दे रखा है ये, क्या था कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स। मतलब ऐसे है जैसे कोई मॉलिक्यूल है, इसमें मान लो कोई एक्स मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड आ गया, फिर कोई यहाँ पे मान लो एक्स है या कुछ भी एक्स ही रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर एक सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर एक डबल बॉन्ड आ गया, फिर एक सिंगल बॉन्ड आ गया। तो इस तरह का मतलब सिंगल मतलब डबल सिंगल इस तरह का जो सिस्टम है ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड वाला, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब क्या यही इकलौता कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल होगा तभी हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम मानेंगे उसको, इसके अलावा भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कुछ हो सकता है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है थोड़ी देर के लिए मानो एक अलग ही बनाते थे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड देन मे बी अ लोन पेयर, ये भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। डबल सिंगल लोन पेयर, या फिर डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, या फिर डबल सिंगल एक फ्री रेडिकल, तो ये भी कैसा है, ये भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो फिलहाल आपका जो 12 तक का लेवल है वहां पे आपको कोई भी फ्री रेडिकल वाला कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं मिलेगा। एट मैक्स क्या हो रहा होगा आपके पास में, जो डबल सिंगल लोन पेयर या फिर मान लो नेगेटिव चार्ज, या तो डबल सिंगल इस तरह का हमारे पास में सिस्टम होगा, या फिर ऐसा होगा डबल सिंगल लोन पेयर या लोन पेयर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कुछ इस तरह से। तो ये दो ही तरह के हमें मोस्टली कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिलेंगे क्लास 12th में देखने को। तो उससे ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि लोन पेयर भी हमारा कि हमारा जो है ना फ्री रेडिकल भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट हो सकता है। तो वहाँ तक सोचने की ज़रूरत नहीं है, बुक ने ये भी बताने की ज़रूरत नहीं समझी है। बुक ने सिर्फ इतना बोल दिया है कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए कि प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स इन एन ओपन चेन या फिर क्लोज चेन। तो ये एक ओपन चेन में भी ऐसा हो सकता है या एक क्लोज चेन में भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम की वजह से होता क्या है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम की वजह से ये रेजोनेंस इफेक्ट पिक्चर में आ जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि रेजोनेंस वही काम करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट, कि एक वहां पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो तभी रेजोनेंस इफेक्ट हमारा पिक्चर में आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप समझिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स या फिर डबल सिंगल एक लोन पेयर, ऐसे। अब मैं जब इसका एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। फिर देखो ऐसे समझो, आपको सबको पता है कि बेंजीन में रेजोनेंस आता है, राइट। बेंजीन में याद देखो क्या होता है, डबल सिंगल यही सारे बॉन्ड्स होते हैं। तो वो भी क्या है, बेंजीन। तो बेंजीन क्या है, बेंजीन एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ऐसे ही हमारे पास में और भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के एग्जांपल्स हैं, एक दो ले लेते हैं यहाँ पे क्योंकि मैं इसको भी पूरा मिटाऊंगा। तो अब जैसे बेंजीन समझ गए, बहुत ही सिंपल सा स्टैंडर्ड एग्जांपल हो गया अपना कॉन्जुगेटेड सिस्टम का। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे सिंगल डबल ये बन गया हमारा एक कॉन्जुगेटेड। इसके अलावा एक और कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जैसे ये तो क्लोज हो गया, ठीक है।
अगर हम ओपन कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात करें तो एक एग्जांपल है 1,3 ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन मतलब समझ के 4 कार्बन का 1 2 3 4 और 1,3 मतलब पहले पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो 1,3 ब्यूटाडाइन अब से लगा लो, ये कितना हो जाएगा, कार्बन का 2 बॉन्ड तो उधर बना रहा है तो 2 ये हो जाएंगे, ये 1 2 3, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा और ये इधर भी क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ये CH और ये CH2 हो जाएगा। तो ये भी आप देख रहे हो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये भी क्या है हमारा एक तरह का कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल। तो इसी की वजह से क्या होता है, रेजोनेंस आ जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, कभी भी ये बॉन्ड इधर जा सकता है, जब ये बॉन्ड इधर जाएगा तो फिर मजबूरी में इसको इधर आना पड़ेगा। मतलब इसको मैं एक और का स्ट्रक्चर कैसे बना सकता हूँ, CH2 पे एक प्लस का चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे माइनस का चार्ज। देखो ये दोनों सेम ही है। तो जब भी कॉन्जुगेटेड, अब देखो अगर आप वैसे समझना चाहो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को तो फिर भी समझ सकते हो। देखो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर या फिर माइनस नेगेटिव चार्ज मान लो, तो नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल या फिर ऐसे भी मान सकते हो डबल सिंगल प्लस का चार्ज। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और यही सिस्टम्स में रेजोनेंस आएगा। तो फिलहाल ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं रखना है, इतना ध्यान रखना है प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड या फिर डबल सिंगल लोन पेयर। इस तरह से ओपन सिस्टम में भी हो सकता है, क्लोज सिस्टम में भी हो सकता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोस्टली हम लोग जो स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक में वो मोस्टली क्लोज सिस्टम में ही आएगा, तो उसकी मैं एग्जांपल अभी आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि यार आपको ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम समझ में आएगा। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की। क्या बोल रहा है, पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल बाय इंटरेक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स और बिटवीन a pi bond and a lone pair of electrons present on adjacent atom। अभी जो लाइन लिखी हुई है भाई present on adjacent atom, या फिर अगर आप यहां से करोगे इंटरेक्शन ऑफ 2, यहां से पूरा पढ़ो 2 पाई बॉन्ड्स और बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड अ लोन पेयर ऑफ। अगर मैं इसको सिंपली इस पूरी लाइन को हटा के सिर्फ क्या ये नहीं बोल सकता कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो देखो मेरी डेफिनेशन कितनी आसान हो गई, पोलैरिटी प्रोड्यूस इन अ मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, बस खत्म। मतलब क्या हुआ, ऐसे समझो यहाँ पे कि ये जो था हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन, इधर देखो कोई भी पोलैरिटी है क्या इसमें, मतलब या कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। लेकिन इसी में अगर मैं रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से देखूं तो पोलैरिटी आ सकती है। देखो प्लस और माइनस दोनों चार्ज आ गए, तो पोलैरिटी आई। पोलैरिटी क्यों आई, जस्ट बिकॉज ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में था। अगर थोड़ी देर के लिए मान के चलो ये सारे डबल बॉन्ड होते तो क्या इसमें पोलैरिटी आती, नहीं आती, क्योंकि फिर आप क्या करते, किसका बॉन्ड तोड़ते, किसका क्या करते, सब एक ही जैसा हो जाता। तो बेसिकली ये कहने का मतलब है पोलैरिटी प्रोड्यूस इन अ मॉलिक्यूल बाय, या पोलैरिटी प्रोड्यूस इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम में भी, इसको ऐसे आप सिंपल टर्म्स में समझ सकते हो। तो फिर से डेफिनेशन समझ लो, पोलैरिटी प्रोड्यूस इन अ मॉलिक्यूल बाय इंटरेक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स, मतलब वही 2 डबल बॉन्ड हो गए, या फिर बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम। तो वही कॉन्जुगेटेड सिस्टम इसलिए बताना जरूरी था, वरना आप लोग जो है ये लाइनों में खो के रह जाते। तो अभी ये समझ गया, आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम का क्या मतलब है। इसको मैं मिटाता हूँ, एग्जाम्पल बनाते हैं रेजोनेंस इफेक्ट का, और चीजें एकदम और साफ साफ हो जाएंगी। ठीक है, मिटाता हूँ उसको मैं। चलो रेजोनेंस इफेक्ट का अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अब हम वही बेंजीन रिंग वाला एग्जाम्पल लेंगे। यस, इसके ऊपर लगाया है एक अमीन ग्रुप। अमीन क्या होता है, NH2। ठीक, अब यार मुझे पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है। कभी, अब मैं दूसरे पेन से दिखा रहा हूँ तो मूवमेंट अच्छे से समझ में आए। कभी इसका मन किया यार कि ये लोन पेयर को यहाँ दे दो, तो क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये वाला जो बेचारा कार्बन होगा ये परेशान हो जाएगा, बोले मैं तो 4 बॉन्ड से ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकता, तुम ज़बरदस्ती करके मेरे को 5 बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो, और तुम ज़बरदस्ती करोगे तो फिर मैं चला, तो ये आ जाएगा इस वाले कॉर्नर पे। तो देखो क्या है इसका, हम अगर स्ट्रक्चर बनाए तो देखो कैसा बनेगा, फिर से वही बेंजीन रिंग। ओके, अब ऊपर क्या होगा, डबल बॉन्ड NH2। अब क्योंकि नाइट्रोजन का एक लोन पेयर जा चुका है इसलिए हमने इस पर पॉजिटिव का चार्ज लगा दिया। ठीक, और यहां पे क्या है अपना नेगेटिव चार्ज आएगा। चलो उसको ब्लू पेन से दिखा देते हैं। ठीक, अब क्या होगा, क्योंकि इसको भी अपना पूरा करना था बॉन्ड, मतलब यहाँ पे 5 बन जाती है ये वाले कार्बन के। अब देखो 1 2 3 4, तो ये वाला कार्बन खुश है 4 बन गए। अब ये वाले कार्बन पे दिक्कत हो रही है कि 1 और 1 2 ही दिख रहा है, एक हाइड्रोजन होगा 3, तो फिर क्या किया,
ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो एक अब ये बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक। जब बॉन्ड बनेगा तो ये वाले कार्बन को तकलीफ होगी, तो ये इधर से इधर चल जाएगा, ये बोलेगा मैं भी चला। तो अगर हम और स्ट्रक्चर बनाए इसका तो कैसा बनेगा, फिर से वही रिंग, डबल बॉन्ड NH2 और NH2 के ऊपर क्या था, एक प्लस का चार्ज, ठीक। अब क्या हुआ, बॉन्ड हमारा कहाँ फॉर्म हो गया, यहाँ पे, ठीक। और बाकी का एक बॉन्ड कहाँ बचा है, यहाँ पे। और जो चार्ज आ गया नेगेटिव वो आ गया नीचे, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज ने सोचा कि चलो मैं भाई जो है इधर बॉन्ड बनाता हूँ, तो फिर ये बोला कि चलो अब मैं चला यहाँ पे, मैं इधर आ जाता हूँ। तो फिर से देखो उसको हम बनाते हैं, जगह कम ही पड़ती जा रही है हमारे पास में, कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा बेंजीन बना देते हैं, लग तो नहीं रहा देखने में, कोई बात नहीं यार। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने अब सब ब्लू से ही बना दिया, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा ब्लैक से बनाने का। तो फिलहाल मेरा एक बॉन्ड यहाँ पे था, नया बॉन्ड यहाँ बन गया और चार्ज यहाँ पे आ गया माइनस का, ठीक है। अब माइनस का चार्ज बोलेगा कि चलो जी मैं इधर बॉन्ड फॉर्म करता हूँ, तो फिर ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड फिर से ऊपर पहुँच जाएगा और हमारा पहला स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। तो ये है रेजोनेंस। अब आपने देखा कि रेजोनेंस फिर से कहाँ आता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। और कौन कौन से बॉन्ड पार्ट करते हैं, या तो पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड, या फिर लोन पेयर्स, ठीक। तो जैसे अगर आप यहाँ पे कोई भी उठा के देख लो, जैसे ये देखो क्या था, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, हो गया कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक। तो उसने ये सब दिया। अब देखो, अब हर जगह देखोगे आपको एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम नजर आएगा, डबल सिंगल चार्ज, ठीक, या फिर देखो चार्ज सिंगल डबल, तो सब जगह ये क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम होने की वजह से इसमें रेजोनेंस आ गया। और रेजोनेंस ने क्या बोला था, पोलैरिटी प्रोड्यूस इन अ मॉलिक्यूल। बताओ यहाँ पे कोई पोलैरिटी है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, बिल्कुल सही बात है, बट कोई आपको ऐसा चार्ज तो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। लेकिन रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पोलैरिटी आ गई, देखो चार्ज प्रोड्यूस हो गए। तो यही है डेफिनेशन, पोलैरिटी प्रोड्यूस इन अ मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, दैट्स इट, सिंपल हो गई सारी चीजें। चलो गाइस, अच्छा इसमें देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट है यार तुम्हें बतानी, कि जो हमारे रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं ये कैसा होगा इफेक्ट, ये इफेक्ट है परमानेंट इफेक्ट। देखो परमानेंट क्यों होगा यार, क्योंकि यहां पर कोई भी इसको एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं है। ये देखो एक मॉलिक्यूल था, एनालिन था अपने आप में, इसका नाम एनालिन है। तो एनालिन ने कुछ मतलब कोई बाहर से इसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये अपने आप में ही करे जा रहा है इतने, और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर सही हैं, ठीक है। इसके बाद देखो जब आप ये देखोगे तो उसके बाद फिर से ये बन जाएगा ये वाली पोजीशन में, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर सही है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ यार कि ये खुद से ही इफेक्ट आ रहा है, मतलब ये कैसा है, ये आपका एक परमानेंट इफेक्ट है, टेम्परेरी नहीं है। देखो टेम्परेरी चीजें तब होती हैं जब वो किसी के इन्फ्लुएंस में हो, तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा, तो ये एक हमारा परमानेंट इफेक्ट है, ठीक। एक बात ये हो गई। अच्छा दूसरी बात देखो क्या है यार यहाँ पे, कि आपको समझ में आ गया कि ये परमानेंट इफेक्ट है। अब दूसरा यहाँ पे एक बात है कि इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। तो मतलब प्लस रेजोनेंस इफेक्ट और माइनस रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है उसको बताते हैं अभी। इसके अलावा इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। तो चाहे मैं रेजोनेंस इफेक्ट बोल दूं या मेसोमेरिक इफेक्ट बोल दूं, मतलब आर इफेक्ट या फिर एम इफेक्ट, वो एक ही बात है। तो इसी का दूसरा नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं इसको रेजोनेंस इफेक्ट ही बोल रहा हूं। अब मैंने फिर से बताया आपको क्या है, ये भाई दो कैटेगरी है, प्लस आर और माइनस आर, ठीक। तो ये जो मैंने आपको एनालिन का एग्जांपल बता के बताया, ये कहलाता है हमारा प्लस आर इफेक्ट। ये जो एग्जांपल है ऊपर जो मैंने आपको बनाया है, ये क्या है, ये है मेरा प्लस आर इफेक्ट, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब प्लस आर में क्या होता है यार कि द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो यहाँ पे आप देखोगे सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो जहाँ से स्टार्ट हुआ वो NH2 से स्टार्ट हुआ, ठीक। तो मूवमेंट क्या हो रहा है, NH2 से दूर जा रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज अवे फ्रॉम द substituent group,
जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वहां से मूवमेंट अवे हो रहा है, तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग बोल देंगे प्लस आर इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपसे दूर जा रहा है। तो आपने क्या बोल दिया, प्लस आर। वैसे भी समझ सकते हो यार कि जब इलेक्ट्रॉन्स दूर जाते हैं तुमसे तो क्या होगा, प्लस चार्ज, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना प्लस चार्ज कब आता है, जब आपसे इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं। तो इसलिए प्लस आर इफेक्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं अवे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, जहां से कि रेजोनेंस का पूरा प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। इसके एक तो एग्जांपल लिख लेते हैं। ऐसे ही माइनस आर आएगा, माइनस आर में क्या होगा कि द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक, तो उसका भी हम एग्जांपल पूरा बढ़िया से आपको बना के बताएंगे। फिलहाल प्लस आर समझ लेते हैं, इसके एग्जांपल लिख लेते हैं यार। तो एग्जांपल आपको समझ में आ गया, अमीन NH2। ठीक, पहला एग्जांपल हो गया NH2। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हो गया आपका हेलोजन। तो बेसिकली यार यहाँ पे क्या होंगे ना, देखो वो वाले मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे जिनके पास लोन पेयर अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट है। जिनके पास में भी लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं किसी को भी, तो वहां पे प्लस आर इफेक्ट आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। ठीक, ठीक, इसी के अलावा जैसे OH ग्रुप हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में भी आपको पता है लोन पेयर है तो वो कर देगा। OR ग्रुप हो गया, तो ये भी यही हो गया। तो ये 2-3 मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी बुक में आपकी और लिखे हुए हैं, बुक से पढ़ के उनको भी लिख लेना। एग्जाम में फिर से कोई ज़्यादा इतना कुछ पूछता नहीं है और आपको ये खुद ही समझ में आ जाएगा कि यार NH2 है, लोन पेयर है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इससे दूर होगा। किसी भी केस में देख लो, हाइड्रोजन है उसमें भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन है उसमें भी लोन पेयर है। तो यहाँ पे ऐसे ही मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन को दे सकते होंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो वही आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्लस आर इफेक्ट। अब ऐसे ही माइनस आर आएगा, और माइनस आर इफेक्ट में क्या होगा कि द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो मैं इसी को देखो क्या करता हूँ, एक तरह से इसी को प्लस माइनस आर बना देता हूँ। तो माइनस आर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा हाँ चलो रुको, मैं दूसरा लिख दूंगा। एक चीज़ यहाँ पे और समझ लो, जो बच्चों को 12th में जाके एकदम बहुत अजीब सी लगती है कि यार ये क्या हो गया, वो है ऑर्थो, मेटा और पैरा। जहाँ पे भी कोई ग्रुप लगा होता है उसके बराबर वाली पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं, ऑर्थो। तो ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है। वो डॉक्टर है ऑर्थो नहीं, वो जोड़ों में दर्द वाला नहीं, दूसरा ऑर्थो। ठीक है, तो ये और ये दोनों ऑर्थो हो गए। नेक्स्ट पोजीशन कहलाती है मेटा और लास्ट पोजीशन कहलाती है पैरा। तो बेसिकली आप देखोगे कि जब भी रेजोनेंस होता है ना यार, तो जो चार्ज मूव करता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, कभी भी मेटा पे नहीं आता है। देखो कैसे, देखो जैसे यहाँ पे चार्ज का मूवमेंट हुआ तो पहले इस पोजीशन पे आया, ये हमने बताया था कौन सी ऑर्थो पोजीशन है। ऑर्थो से देखो सीधा कहाँ गया, चार्ज पैरा पे आया, राइट। देखो चार्ज कहाँ गया, पैरा पे आ गया ना, मेटा बच गई, और पैरा से फिर से देखो ऑर्थो पे आया। तो अब जैसे क्या होगा कि अब आप जब 12th में जाओगे तो वहां पे रिएक्शंस होंगी बहुत सारी। अब एनिलीन है, ये क्या है, एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है, ये एनिलीन कहलाता है। तो एनिलीन पे अगर कोई भी क्या कहते हैं, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोफाइल अगर आना चाहेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ सिंपली आके लगेगा, वो लगेगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे फिर पैरा पोजीशन पे। क्यों, इलेक्ट्रोफाइल क्या इलेक्ट्रॉन लगने की स्पीशीज है, और चार्ज कहाँ आ रहा है, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो एनिलीन के ऊपर कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगा। अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है एनिलीन पे, कैसा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लविंग या पॉजिटिव चार्ज लविंग, तो वो हमेशा मेटा पे जाएगा। क्यों जाएगा मेटा पे, क्योंकि मेटा पे ही माइनस का चार्ज नहीं आ रहा है। आपको ये समझ लो, कोई यार कोई न्यूक्लियोफाइल पैरा पोजीशन पे तो आने की कोशिश करेगा, नहीं बोलेगा मैं क्या करूं यार आके, यहाँ तो पहले ही नेगेटिव चार्ज है, आई वांट क्या पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो ना ही तो वो पैरा पे आएगा ना ही ऑर्थो पे आएगा, तो वो मेटा पे आ जाएगा। तो ये चीज़ें क्या होती है, जब हम 12th में जाते हैं तो एकदम से ऐसा लगता है कि पता नहीं यार कौन सी इतनी बड़ी बात आ गई हो, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा तो वो ऑर्थो एंड पैरा पे ही आएगा, और जो है न्यूक्लियोफिलिक होगा तो वो मेटा पे आएगा, पता नहीं कैसे याद रख पाएंगे, इतनी खतरनाक बात है ना। तो खतरनाक कुछ भी नहीं है, अगर रेजोनेंस तुम्हें समझ में आ गया तो फिर क्या समझ गए तुम एकदम सारी दुनिया की मोह माया को। तो यार मैं इसको मिटाता हूँ, चलो ऊपर का मिटा देता हूँ, छोड़ो क्या इतनी कंजूसी करनी। ऊपर हम आपको माइनस आर और बता देते हैं, फिर अपना ये जो है रेजोनेंस इफेक्ट की भी बात खत्म हो जाएगी। वीडियो अपने अभी बंद हो गया था। चलो तो हमने ये प्लस आर इफेक्ट लिखा था ना, अब नेगेटिव आर इफेक्ट और दिखा देते हैं आपको, फिर अपना ये रेजोनेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट मतलब कि माइनस आर इफेक्ट। इफेक्ट भी गंदा गंदा लिख रहा हूं मैं, ठीक है, या फिर माइनस एम इफेक्ट भी बोल सकते हो, एक ही बात है।
तो इधर क्या होगा, जैसे हमने बोला था कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पर जाएगा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम खुद ही लिख लोगे, इतने तो समझदार हो। या फिर भी लिख देता हूँ कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ओके, ये बुक से डेफिनेशन देख के लिख लेना, वैसे तो डेफिनेशन पूछेगा है नहीं इसकी। मेन ये है कि अपना जो स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं। तो उसका एग्जांपल है नाइट्रोबेंजीन है, मतलब वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है लेकिन हम नाइट्रोबेंजीन लेके चलेंगे। नाइट्रो मतलब ऊपर लगा है NO2 ग्रुप। ओके, NO2 को थोड़ा सा मैं ऐसे करके बना देता हूं। अब थोड़ी देर के लिए ये मान के चलो यार कि इसने क्या किया, इसने ये इधर कर लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, नाइट्रोजन के पास में अब दिक्कत हो जाएगी नाइट्रोजन को, क्योंकि ये तो उसका लोन पेयर, मतलब उसने डोनेट किया था इसके। तो बेसिकली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये तो छोड़ दो, तो लोन पेयर दिया था उसने। अभी अगर आप देखोगे इसको तो ये ऐसे हो गया यार, ये यहाँ से भी कनेक्टेड और डबल बॉन्ड, तो अब ये सिंगल बॉन्ड रहेगा यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा। तो जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा हमारा वो कैसा बनेगा, NO- आ जाएगा यहाँ पे, और ये तो O ऐसे लगा हुआ ही था, और यहाँ पे नया डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब बॉन्ड कहाँ बचेगा, यहाँ पे और यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ से इधर किया तो यार यहाँ पे ये प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से क्या होगा कि ये प्लस चार्ज की कमी दूरी करने के लिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो देखो फिर से कैसे हो जाएगा कि यहाँ पे एक नया डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और नया डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस चार्ज क्या किधर आएगा, इधर आएगा। बाकी ये देखो पहले का बॉन्ड ये लगा हुआ था और ऊपर का सेम ही रहेगा, डबल बॉन्ड ऑन NO- और इधर का O। ठीक, फिर से क्या होगा, फिर से ये इधर आ जाएगा और प्लस चार्ज अपना इधर आ जाएगा, और फिर फाइनली क्या होगा कि जो ये वाला बॉन्ड है वो इधर आ जाएगा, प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा और ये वापस से ये इधर आ जाएगा। तो बेसिकली मैं चलो बना ही देता हूं यार, क्या तुम लोगों को परेशान करना, थोड़ा छोटा बनेगा, जगह की कमी है हमारे पास। NO- और ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये वाला बॉन्ड इधर आया, यहाँ पे प्लस का चार्ज था। फिर मैं ये बता रहा था कि ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर आ जाएगा और ये वाला माइनस फिर से इधर आ जाएगा और अपना ये वापस बन जाएगा। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो रहा है, और यहाँ पे अवे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो रहा था। तो यही है यार प्लस R और माइनस R का फर्क। तो आपको मुझे तो समझ में आई गया होगा, एकदम सिंपल सा है। इनको क्या करना है, एक बार बना के देख लेना, क्योंकि ये जब बने बनाए होते हैं ना तो देखने में लगता है पता नहीं क्या कोई बहुत बड़ा जो है काम हो गया है, ऐसे कैसे बनाया होगा, इतना डिफिकल्ट होगा। ट्रस्ट मी, एक बार खुद से बनाओगे ना, एक बार खुद से बनाओगे, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हाँ भाई ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, तो तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा और दोबारा कभी भी तुम्हें डर नहीं लगेगा ये बनाने से। तो जो है आत्मनिर्भर है ना, हाँ, तो खुद से स्ट्रक्चर बनाओगे ये नोट्स बनाते टाइम, और इनके सारे एग्जाम्पल देखोगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखवा दिए हैं, ऐसे इसके भी एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसे कि आपने देख लिया नाइट्रो ग्रुप एक एग्जाम्पल हो गया, इसके अलावा जितने भी अपने कार्बोक्सी वाले ग्रुप होते हैं, मतलब कार्बोनिल वाले, जैसे एग्जाम्पल हो गया NO2। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल हो गया ये C डबल बॉन्ड मतलब एल्डिहाइड कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो मोस्टली जितने भी जिसमें C डबल बॉन्ड हो आता है ना, वो वाले बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे इसमें देखने को आपको। तो ये क्या है अपना, ये हो गया अपना प्लस R और माइनस R इफेक्ट, और इसी के साथ में हमने रेजोनेंस को कर लिया कंप्लीट। तो रेजोनेंस समझ गए, द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन अ मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ a conjugated system is called resonance। रेजोनेंस दो तरह का हो गया, प्लस R इफेक्ट और माइनस R। प्लस R में क्या हो रहा है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो रहा है, माइनस R में क्या हो रहा है कि टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो रहा है। एंड दैट्स इट। अब मैं इसको इरेज करता हूं, फिर हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे और हाइपर कॉन्जुगेशन। दोनों छोटे छोटे हैं, बहुत जल्दी से हो जाएंगे, तो उसको मिटा देते हैं। ऑलराइट गाइस, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की मैंने डेफिनेशन लिख दी है, लेकिन अभी आपको डेफिनेशन देखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि पहले मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा, और जैसे ही उस आप एग्जांपल को समझोगे तो ये डेफिनेशन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो एक ब्रह्म मार्कर कहाँ गया, ये रहा। तो गाइस देखो, कहने की बात ऐसे मान के चलो कि भाई आपके पास में कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो CH2 है, क्यों मैं ऐसे हवा में ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मान लो। ठीक, तो आपको समझ गया यार ये सिस्टम में क्या भाई मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। अब मान लो यहाँ पे क्या है, एक H+ आ गया। अब H+ आने की वजह से क्या होगा यार
कि ये वाला, क्योंकि आपको पता है ये डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड ने क्या किया, जो शेयर्ड पेयर ऑफ, मतलब जैसे ये जो एक पाई बॉन्ड बन रहा है, इसका सारा के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। जब इधर आ गया तो देखो ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। सही बात है या नहीं है बताओ जरा देख के। बिल्कुल सही। अब जब आपने देखा कि यार यहाँ पे तो माइनस आ गया, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन भी आएगा, क्योंकि यहाँ से वो बॉन्ड चला गया, मतलब कि बॉन्ड के साथ में जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी चले गए। मतलब जैसे ये जो डबल बॉन्ड बन रहा था उसमें एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का था, इस वाले कार्बन का था, दोनों के दोनों उसने हथिया लिए, दोनों उसने हड़प लिए, तो उस पर माइनस का चार्ज, इस पर प्लस का चार्ज। अब जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है यहाँ पे वो है हाइड्रोजन। अब ये क्या होगा यार, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करेगा CH2 के ऊपर। और अटैक कैसे होता है, ऐसे, मतलब एक काम करो, मेरे ख्याल से इसको कैसे, चलो वैसे ही दिखा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हें याद करने के पर्पज से। ऐसे दिखाओ, हाइड्रोजन मैं थोड़ी देर के लिए H+ यहां दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा यार, देखो अटैक होगा, ये अटैक हुआ, हम देते ना इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स हो गए थे, कर्व्ड एरो से रोटेट मतलब डिनोट करते थे, ये हुआ। और इससे फाइनली बनेगा क्या, इससे बन जाएगा आपका CH2 पॉजिटिव बॉन्ड CH3। देखो जरा हुआ, सही बात आ गई समझ में। एक और एग्जांपल लो यार, अरे यार, चलो दूसरा एग्जांपल फिर से वही सेम ही लेते हैं हम, बस यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट अलग हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट है हमारा साइनाइड CN माइनस। साइनाइड की प्रेजेंस में फिर से वही होगा, एक पे सारे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस और ये प्लस। अब क्या होगा, अब यहाँ पे साइनाइड अटैक करेगा, साइनाइड किसके ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के ऊपर, और बन क्या जाएगा हमारा CH2CN बॉन्ड CH2 माइनस। अब आपने दोनों एग्जाम्पल देखे जरा, दोनों एग्जाम्पल में हो क्या रहा है कि जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि सिग्मा, फिर से समझो डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड ऐसे ऊपर और नीचे ओवरलैप करके बनते हैं, ठीक है। तो पाई बॉन्ड भी जो बन रहा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का है। अब इसने क्या हुआ कि यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक किया, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन से वो उस वाले कार्बन के आप ऊपर आ गए, तो एक पे माइनस का चार्ज आ गया और उसमें प्लस का चार्ज आ गया। हमारे पास में अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन ने अटैक किया CH2 के ऊपर। अब जब भी आप बुक में पढ़ते हो तो वैसे ही लिखा रहता है कि प्रोटॉन विल अटैक ऑन दिस, लेकिन अब होता क्या है कि आप एरो देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि CH2 ने अटैक किया हाइड्रोजन के ऊपर, अगर हम एरो देखेंगे तो यार जब मैं 12th क्लास में था तो मैं इतना परेशान हुआ था पढ़ के, यार क्या सोचा था, बुक ने गलत लिखा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है, और कॉन्फिडेंस उस टाइम ऑलरेडी लो था कि केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी नहीं। तो कहने का मतलब ये है यार कि हम अटैक हमेशा बोलेंगे कि अटैकिंग रिएजेंट ने ही किया, बट जो एरो है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव शो करेंगे, क्योंकि मूवमेंट और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से होगा, माइनस से प्लस की तरफ। तो देखो माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। तो दोनों केसेस में यहाँ पे जैसे अगर अब मैं इसमें बोलूँ कि भाई जो साइनाइड आयन है वो अटैक कर रहा है इसके ऊपर, आप समझ जाओ कि हाँ यार ये इधर से आके इसने अटैक कर दिया, ठीक। लेकिन जब मैं इधर ऐसे बोलता हूँ कि हाइड्रोजन अटैक कर रहा है इसके ऊपर, तो ऐसा लगता है कि यार उल्टा है, ये तो इधर से इधर हो रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एरो है। दोनों केस में हम बोलेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक कर रहा है, यहाँ पे साइनाइड अटैक कर रहा है, बट एरो का डायरेक्शन अलग है, क्योंकि हमें पता है कि एरो हम कैसे दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक। पहले भी बताया हुआ है मैंने तुम्हें। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो केमिस्ट्री के बच्चों का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी गिरा देती हैं, तुम लोगों का नहीं गिरेगा, ठीक है। तो अब आप दोनों चीज के समझ गए कि आपने देखा कि यार अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या हुआ कि जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक किसी भी एक एटम पे ट्रांसफर होगा। यही डेफिनेशन देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज डिफाइंड एज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, बाय मल्टीपल बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। तो देख लिया आपने कि जो भाई शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक एटम पे ट्रांसफर हो गए अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में, और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सिंपल सी बात समझ में आ गई। अब इससे हमें क्या समझ में आया कि यार ये हमारा टेम्परेरी इफेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट गायब कर देता हूँ तो कभी ये जो
ये हो रहा है ना, कभी होगा ही नहीं। जो कि ये पाई इलेक्ट्रॉन से एक एटम से दूसरे एटम पे जा रहे हैं, कभी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल को वो करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होगा। समझ गए बात? सिंपल एकदम, चकाचक। तो जैसे कि हमने रेजोनेंस पढ़ा था, वो परमानेंट इफेक्ट था, ठीक है। इससे पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, वो भी परमानेंट इफेक्ट था, वहां पे कोई एक्सटर्नल मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ रही थी। बट यहाँ पे है ये, और सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ही होगा, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट ओनली। मतलब सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट होगा तभी ये काम करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एग्जांपल में देखा यार कि अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे H+ था, ये सब देखा। जब अटैचमेंट हो गया तो हमने देखा क्या बना कि हमारा प्लस चार्ज बरकरार रहा यहाँ पे मॉलिक्यूल के ऊपर, और इधर देखा हमने जब इसने साइनाइड ने अटैक किया तो माइनस का चार्ज बना रहा मॉलिक्यूल के ऊपर। तो बेसिकली ये दो कैटेगरी है। ऊपर वाली कैटेगरी कहलाती है हमारी प्लस ई इफेक्ट, मतलब प्लस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट एंड दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में क्या होता है कि जिस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स मिले उसी पे आके अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया और अटैकिंग रिएजेंट वहीं पे आके लग गया जिस एटम को इलेक्ट्रॉन्स मिले। जैसे कि इस केस में हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स इसको मिले तो अटैकिंग रिएजेंट भी इसको आके लग गया। यहाँ पे देखो CH3 हो गया ना ये CH2 से, तो ये प्लस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है। माइनस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में क्या हो रहा है कि जिसको इलेक्ट्रॉन मिले अटैकिंग रिएजेंट उसके दूसरे वाले पर गया। देखो इलेक्ट्रॉन इसको मिले, अटैकिंग रिएजेंट किस पे लगा? इस पे जाके। तो अगर आपको ये याद ना रहे, जैसे कि मुझे भी ये कभी याद नहीं रहता, तो मैं जुगाड़ ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो इस पे जुगाड़ ये है कि भाई हम बोल रहे हैं प्लस ई इफेक्ट, इसका मतलब ये है कि अटैकिंग रिएजेंट किधर भी आगे लगे लास्ट में अल्टीमेटली मॉलिक्यूल पे एक प्लस का चार्ज रह जाएगा, तो तुम उसको प्लस ई इफेक्ट बता दो। अगर माइनस का चार्ज रह जाएगा तो माइनस ई इफेक्ट हो जाएगा। डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है कि भाई अटैकिंग रिएजेंट विल अटैक ऑन द कार्बन विच गेट्स द इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वो प्लस ई इफेक्ट है। हमने ऐसे याद रख लिया कि सब कुछ होने के बाद जो है अगर मॉलिक्यूल में प्लस का चार्ज रह जाएगा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में तो हम उसको प्लस ई इफेक्ट बोल देंगे, माइनस का चार्ज आ जाएगा तो माइनस इफेक्ट बोल देंगे। बात ऐसे ही है। मुझे ये वाली थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है क्योंकि ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट नोट्स बनाते टाइम डेफिनेशन ज़रूर लिखना, और ये तुम्हारे लॉन्ग टाइम में तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करेगी। ओके, तो समझ में आ गया भाई इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट बहुत सिंपल है, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ही होगा, टेम्परेरी इफेक्ट है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है यार, कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में कि इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट एक साथ में ऑपरेट कर रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में। इंडक्टिव इफेक्ट याद आ रहा है? कुछ लास्ट वीडियो में बताया था थोड़ा। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि जो ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते थे, जो थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की कोशिश करते थे या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की कोशिश करते थे, वो वाले। तो अगर कहीं पे इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट दोनों लग रहा है एक मॉलिक्यूल में, तो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इस चीज़ को याद रखना कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरे डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट लग रहा है तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, जबकि इलेक्ट्रोमैरिक जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थोड़े से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है, तो ये ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, कभी ये एनसीईआरटी में एक छोटी सी लाइन लिख के दे रखी थी, कोई एग्जाम्पल नहीं मिला मुझे, मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाया, नहीं तो मैं एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता। लेकिन फिर भी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट में कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, जबकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एक्चुअली। ठीक, तो ये ज़्यादा पावरफुल होगा। ऑल राइट गाइज, सो आई गेस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के साथ में वी आर डन। नाउ विल मूव टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसको जल्दी से मिटाते हैं और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइज, सो नाउ कमिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन फिर से थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं, फिर करेंगे डेफिनेशन बाद में रीड। इसका आपको ऑलरेडी जानते हो आप इसको, लेकिन फिर भी आपको भी बताते अच्छे से। देखो जैसे कि मान लो ये हमारा एक कार्बोकैटायन है। देखो ये कैसा कार्बोकैटायन है, अगर आपको याद हो तो हमारा एक तरह से प्राइमरी कार्बोकैटायन है क्योंकि एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है ये। तो देखो अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन बोल रहा है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड डायरेक्टली अटैच्ड टू एन अनसैचुरेटेड एटम और एन एटम विद अनशेयर्ड p ऑर्बिटल। अब यहाँ पे हमें दो चीजें देखनी है, एक तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड। तो देखो CH बॉन्ड कहाँ है, वो ये रहे। अब तुम बोलोगे ऐसे तो इधर भी CH बॉन्ड हो सकता है, लेकिन वो वाला नहीं, हमें कौन सा CH बॉन्ड को देखना है,
sigma electrons of CH bond directly attached to an unsaturated atom or an atom with unshared p orbital। तो देखो ये रहा, ये जो CH2 है यहाँ पे क्या है, एक unshared p orbital है हमारे पास में। कैसे, देखो जो CH2 है इसके अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कौन सा आ जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन निकल के आएगा sp2, मतलब एक p ऑर्बिटल हमारे पास अभी भी बचा है और वो कैसा है, अनशेयर्ड है, क्योंकि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसका इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जा चुका है, तो वो p ऑर्बिटल खाली है। तो वो ये एटम विद अनशेयर्ड p ऑर्बिटल या फिर अनसैचुरेटेड सिस्टम हो, डबल बॉन्ड बन रहा हो। तो मैं डबल बॉन्ड वाला आपको एग्जांपल बताऊंगा, फिलहाल अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, एन एटम विद अनशेयर्ड p ऑर्बिटल, जैसे कि ये आ रहा है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड। अब इसका डीलोकलाइजेशन कैसे होगा वो समझो जरा। फिलहाल आपने देखा कि यार यहाँ पे जो है p ऑर्बिटल एक खाली पड़ी है, अनशेयर्ड p ऑर्बिटल है। अब इसके पास में कितने CH बॉन्ड है, 3 CH बॉन्ड है। तो एक बार क्या होगा यार, ये बोलेगा कि काम करो भाई, हाइड्रोजन बोलेगा हम तो उड़ गए, गाना सुना है तुमने ऋत्विज वाला, वही गाना ये हाइड्रोजन गाएंगे, CH वाले बोलेंगे हम तो उड़ गए उड़ गए। तो देखो ये उड़ रहे हैं यहाँ पे, ऐसे मेरे से नहीं, ऋत्विज की आवाज़ में ये इमेजिन करना, ठीक है, उसने बहुत अच्छा गाया। तो ये हो गया CH, मतलब सॉरी ये हाइड्रोजन उधर चला गया और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन गया आपका, और ये डबल बॉन्ड बनने की वजह से इसका चार्ज खत्म हो गया, देखो राइट। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल पे एक्चुअली चार्ज था वो चला गया। सिमिलरली क्या होगा, दूसरे बार में क्या होगा कि यार मान लो ये वाला हट जाए, ठीक, तो एक दूसरा केस क्या बन सकता है, मैं ऐसे मान लो इसी का मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो ये ठीक है, ये भी ठीक है, लेट्स से कि ये वाला हाइड्रोजन चला गया प्लस करके, तो अब क्या हो जाए, फिर से ये डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। या फिर और क्या केस आ सकता है कि अब मान लो इधर वाला चला जाए ये, तो ये CH इधर रहा, CH इधर रहा, ये हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में हट गया और डबल बॉन्ड CH2 बन गया। तो बेसिकली आपने देखा कि जो CH बॉन्ड थे, जो कि एक अनसैचुरेटेड कार्बन या फिर एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जहां पे p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ था, वहां पे उन्होंने क्या किया कि अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है CH बॉन्ड के, उनको डीलोकलाइज कर दिया। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ थे उनको डीलोकलाइज करके यहाँ पहुंचा दिया, p ऑर्बिटल में दे दिया बेसिकली। तो ये कहलाता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इससे आपको याद आया होगा कि मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जब कार्बोकैटायन आपको बताए थे तो उनकी स्टेबिलिटी बताई थी कि प्राइमरी जो है सबसे कम होता है, सेकेंडरी उससे अच्छा होता है, और टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और वहां पे मैंने आपको 2 रीजन बताए थे, एक मैंने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट है, आप समझ गए कि CH3 बाई डिफॉल्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, तो वो प्लस चार्ज को कम करेंगे। उसके साथ साथ अब दूसरा इफेक्ट आ गया हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी हेल्प कर रहा है। अब थोड़ी देर के लिए ये समझो जरा, इस पे एक यहाँ पे भी CH3 लगा होता है, एक यहाँ पे भी CH3 लगा होता, तो ये प्लस चार्ज कितना स्टेबलाइज हो जाता। तो इसलिए ग्रेटर द नंबर ऑफ CH बॉन्ड जो कि एक अनसैचुरेटेड कार्बन या फिर एक अनशेयर्ड p ऑर्बिटल वाली कार्बन से लगे हैं, उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। ठीक समझ गए बात। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन कैसा है, वो ऐसा है, मतलब ये एक CH3 इधर है, इस पे एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है। तो बेसिकली अगर आप नंबर ऑफ CH बॉन्ड काउंट करोगे तो 3 3 6 3 9 CH बॉन्ड बैठ रहे हैं। और अगर हम यही प्राइमरी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 3 CH बॉन्ड है। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ CH बॉन्ड डायरेक्टली अटैच टू अ कार्बन विद अनशेयर्ड p ऑर्बिटल और एन अनसैचुरेटेड एटम, तो वहां पे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और जितने ज्यादा CH बॉन्ड्स होंगे उतना ही ज्यादा वो सिस्टम स्टेबल रहेगा। तो आई होप आपको वो चीज जो मुझे मैंने बताई थी कि कार्बोकैटायन सेकेंडरी टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो चीज अब आपको समझ में आ गई एकदम क्लियर कि इंडक्टिव इफेक्ट रोल प्ले कर रहा था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाला, जो मैंने बताया था ना इंडक्टिव इफेक्ट का, ऐसे हमने एरो बना के दिखा दिया था कि भाई ये इंडक्टिव इफेक्ट है, राइट। उसके साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन और इतने सारे स्ट्रक्चर बना देगा, तो जितने ज्यादा स्ट्रक्चर या जितने ज्यादा CH बॉन्ड उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो यार यही है हाइपर कॉन्जुगेशन में। एक काम करते हैं, तुम्हें डबल बॉन्ड वाला और बना के दिखा देते हैं और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को टाटा बाय बाय करते हैं। तो देखो ये ऐसे समझ लो, फिर से वही CH3 बनाऊंगा मैं, ठीक है, ये हो गया। देखो जरा 1 2 3 4, हाँ तो ये है। यहाँ पे क्या है, अब देखो जो अपने CH3 है वो किससे अटैच्ड है, एक अनसैचुरेटेड कार्बन से, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, फिर से वही होगा, वो बोलेगा एक काम करो भाई, ये हम हाइड्रोजन जा रहे हैं, तुम इधर आ जाओ। जब ये इधर आ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो बेसिकली कैसा बनेगा, देखो CH CH H+ ये ऊपर ही रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका होगा CH
बॉन्ड CH2 और माइनस का चार्ज। माइनस का चार्ज का मतलब वही आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, चाहे कैसे भी समझ लो। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पे हमारा। तो इसी तरह से एक बार ये हाइड्रोजन जाएगा, एक बार ये हाइड्रोजन जाएगा, तो वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन का एग्जांपल है। तो मैं सारे नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अब मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ जाओगे कि अगली बार क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा, फिर ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा। तो कहने की मतलब है कि जितना ज्यादा CH बॉन्ड होंगे उतना ही ज्यादा वो सब स्टेबल हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो इसी हाइपर कॉन्जुगेशन को जो देखने में बहुत टफ लग रहा था, लेकिन अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमने टिक कर दिया है। लास्ट बचा है टाइप ऑफ रिएक्शन। तो यार ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो कुछ ज्यादा बताने वाली चीजें तो है नहीं। क्या बात कर रहे हैं यार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ये यार ये सब आप बाद में पढ़ोगे, तो मैं आपको देखो बहुत ही रफ बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है। आप बाद में सारी रिएक्शन पढ़ोगे और बहुत बार पढ़ोगे, तो अभी से कुछ याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। और मेरे कैमरा की बैटरी भी ऐसे मुझे रेड सिग्नल दिखा रही है। तो फिलहाल हमारे पास में होती है कौन सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, फिर कौन सी हो गई अपनी, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर हो गई अपनी एडिशन रिएक्शन, ठीक है। फिर हो गई रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब देखो इन सब हम लोग बहुत बार पढ़ेंगे, तो फिलहाल मैं बहुत सिंपल में समझा देता हूं। तो मैं देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक ग्रुप हटा के दूसरा लग जाएगा। थोड़ी देर के लिए ये मानो ए और बी एक साथ जुड़े हुए थे, यहाँ पे एक नया बंदा C आया, उसने क्या किया, ए की जगह खुद आके, मतलब बी की जगह खुद आके लग गया। तो ये क्या, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। पहले भी प्रोडक्ट 2 एटम्स का था, अभी भी 2 एटम का है, लेकिन बी की जगह C आ गया, तो वो सब्स्टिट्यूशन हो गया। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि कुछ निकल जाने, जैसे मान लो कि ABC ये एक रिएक्शन, मतलब एक रिएजेंट था अपना, एक रिएक्टेंट था, अब इससे सिर्फ और क्या रह गया, A भी रह गया और C हट गया यहाँ से। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका उल्टा कर देंगे तो एडिशन हो जाएगा, मतलब AB था प्लस C था, अब उससे ABC बन गया। ठीक, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता था, ऐसे मान लो कि ABC था, तो अब क्या हो गया, BCA हो गया। तो दिस इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो मैं ऑर्गेनिक का एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि यार तुम बाद में पढ़ोगे, फिर यहाँ पे भी याद रखने की कोशिश करोगे, तो उसका सच में कोई मतलब नहीं है। फिलहाल इंपॉर्टेंट क्या था, ये सब रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि 12th में ये बहुत काम आएंगी। कोई आपको डेफिनेशन भले ही ना पूछे, लेकिन आपको ये चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। जब ये दिमाग में क्लियर होगी तो ऑर्गेनिक एकदम स्मूथली आपको लगेगी कि सब एकदम रिएक्शन स्मूथ हो रही है, मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और रिएक्शन और मैकेनिज्म समझ में आ गया तो फिर बचा ही क्या ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो वीडियो काफी लंबा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे हाइड्रोकार्बन पे, क्योंकि ऑर्गेनिक चला ही रहे थे। तो अच्छा, इसके बाद के जो टॉपिक्स दे रखे हैं ना बुक में, जो मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन की और एस्टिमेशन दे रखा है, सल्फर कैसे काउंट करेंगे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, इतना कोई क्वेश्चन आता नहीं है उनसे। जितने एफर्ट्स लगाओगे उतना कुछ तुम्हें रिजल्ट मिलेगा नहीं, तो मैं उसको नहीं कंप्लीट करवा रहा हूँ। जो बहुत ज़्यादा कॉशियस लोग हैं, जिनको पास बहुत ज़्यादा टाइम है, वो उसमें अपना टाइम लगा सकते हैं। और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो थोड़े पुराने पेपर उठा के देखो यार, ठीक है, नीट वगैरह के, और मुझे बताओ कहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल तो नहीं आते, कभी कोई धोखे से एक आध आ गया यार, तो उतना तो कर ही सकते हैं, मतलब उतना पूरी मेहनत लगाओ और एक भी क्वेश्चन ना आया तो फिर क्या फायदा। और सब थ्योरेटिकल चीजें हैं, तो उसमें कुछ समझाने का नहीं है, सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा, तो फिर क्या फायदा। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे यार हाइड्रोकार्बन पे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। एंड वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है, सजेशन है, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को रिप्लाई करूं। इसके साथ साथ गाइस, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे पास में, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना इज एब्सोल्युटली फ्री। इसके साथ साथ अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमारे मेंबर बन सकते हो। सब्सक्राइब के बराबर में एक ज्वाइन बटन आ रहा होगा ना, वहाँ से आप मेंबरशिप ले सकते हो। मेंबरशिप लेने वाले लोगों को कुछ बिहाइंड द सीन्स के कुछ वीडियोस मिलेंगे, या कुछ पिक्चर्स मिलेंगे, या कुछ इंटरेस्टिंग बातें मेरे बारे में मिलेंगी। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो यू कैन बी अ मेंबर एज वेल। So with that guys, thank you so much for watching this video. Keep educating yourself, educate others too. I'll see you guys in my next video. Till then, take care.